Hello students, now we move into further discussion of prokaryotic cell structure जिसमें हम मोनेरा के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो मोनेरा में जो मैंने कहा कि मेन कंपोनेंट जो है वो बैक्टीरिया है, जिसमें एनसीईआरटी भी काफ़ी इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के बारे में देता है और हमें थोड़ी स्टेप एनसीईआरटी से आगे भी निकलने पड़ते हैं उसको समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी छोटे छोटे पॉइंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है तो हमें उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल की ज़रूरत पड़ती है। जो अगले कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में, आप लोगों ने पीछे सेल वॉल के मेम्ब्रेन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये सब डिस्कस कर लिया था। राइबोसोम का भी हमने डिस्कशन किया था। अब आगे जो और कंपोनेंट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है उनके बारे में डिस्कशन आ रहा है। जो अगला कंपोनेंट यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू कर रहा है, उसी में कंटिन्यूअस डिस्कशन आगे बढ़ रहा है। सेल के अंदर कई प्रकार के स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। जो सेल के अंदर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये स्टोरेज ग्रैन्यूल्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ स्टोरेज का काम कर रहे हैं। जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल जो कि एक प्रकार का शुगर पॉलीमर है, उसके स्टोरेज का रोल प्ले कर सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल के नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रकार के ग्रैन्यूल्स हमें कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर पाए जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया के भी कुछ मेंबर्स में पाए जा सकते हैं। वोल्यूटिन ग्रैन्यूल के नाम से सवाल बन सकता है। वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स एनसीईआरटी भी नाम लेता है। वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं किस पर्पज के लिए? दे आर फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स बोलेगा या वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स बोलेगा, वो एक ही मीनिंग है। तो ये फॉस्फेट स्टोरेज के जो ग्रैन्यूल्स हैं ये वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर अगला नंबर आता है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स का। जो साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स है ये भी पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में, और इनका पर्पस है एक स्टोरेज करने का जो कहलाता है साइनोफाइसियन स्टार्च। ये करते हैं स्टोरेज ऑफ साइनोफाइसियन स्टार्च। इनका पर्पस है साइनोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसियन वर्ड अगेन रिलेटेड टू ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। इस स्टोरेज के पर्पज से ये पाए जाते हैं। जो साइनोफाइसियन स्टार्च या साइनोफाइसियन जो स्टोरेज मटेरियल है, बैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरियल स्टोरेज मटेरियल मेनली। और फिर आगे नाम से पता चलेगा सल्फर ग्रैन्यूल्स। नाम से क्लियर हो रहा है कि सल्फर के स्टोरेज के लिए है। एनसीईआरटी इनमें से जो नाम देता है वो दो नाम एनसीईआरटी देता है। एनसीईआरटी नाम लिखता है वोल्यूटिन ग्रैन्यूल्स का, साइनोफाइसियन का। दो और हमने इसमें नाम जोड़े हैं जो बिल्कुल आसान है, नाम से पता चलता है, ग्लाइकोजन के स्टोरेज के और सल्फर के स्टोरेज के सल्फर ग्रैन्यूल्स। इनमें से जो कोई भी ग्रैन्यूल्स है इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं है। इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं पाई जाती है। किसी प्रकार की मेम्ब्रेन कवरिंग इनके ऊपर नहीं है। जो जैसे सेल की अपनी एक मेम्ब्रेन है, मतलब मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में काउंट नहीं होंगे। इनके ऊपर मेम्ब्रेन कवरिंग अगर होती तो फिर आपका डाउट हो सकता था कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आ गए। नहीं, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की काउंटिंग में आने वाले स्ट्रक्चर नहीं है। दे डोंट हैव अ मेम्ब्रेन कवरिंग। तो मतलब दो ही मेन क्वेश्चन बने। कुछ मटेरियल स्टोरेज के लिए कुछ प्रकार के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। चार नाम याद रखने हैं: ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, वोल्यूटिन ग्रैन्यूल एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स। ये चार टर्म याद रखने हैं। उसमें से भी साइनोफाइसियन के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने दिया, जो कि साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसियन स्टार्च नाम के स्टोरेज मटेरियल को इकट्ठा करने के पर्पज से पाए जाते हैं ये ग्रैन्यूल्स। फिर उसके बाद जो अगला डिस्कशन हमारा यहाँ पर आता है वो है
साइटोप्लाज्म के अंदर ही अगला स्ट्रक्चर गैस वैक्यूल। सिंपल शॉर्ट बढ़िया क्वेश्चन बनता है गैस वैक्यूल पर। गैस वैक्यूल में एक तो ये याद करना है अच्छे से दैट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल का पर्पस भी दिखेगा, उससे कनेक्टिविटी आएगी। ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वैक्यूल है। ध्यान रहे प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बिल्कुल अलग है, लार्ज स्ट्रक्चर है जिसमें पानी भरा होता है। नहीं, बैक्टीरिया का जो गैस वैक्यूल है वो उससे बिल्कुल अलग प्रकार का स्ट्रक्चर है। यहां अगला पॉइंट तुरंत बताएगा, देयर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली फॉर गैसेस। इनकी मेम्ब्रेन केवल गैसेस के लिए परमिएबल है। मतलब कहने का कि इसमें गैसेस भरी हुई है। अब जैसे बलून में अगर गैस भरते हैं तो वो बलून ऊपर जाता है, इसी प्रकार से ये बैक्टीरिया को ऊपर उठाएगा, उसको हल्का करेगा, ताकि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा गहराई में रहने के बजाय ऊपर आ जाए। और अगर बैक्टीरिया ऊपर आएंगे तो उनको बेटर सनलाइट मिलेगी। बैक्टीरिया को गहराई से ऊपर लाना, उसको हल्का बनाना, यही कहलाता है बोयेंसी। उसको हल्का बनाता है, बोयेंसी प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट फंक्शन पूछा जाएगा कि गैस वैक्यूल का फंक्शन बताओ, स्ट्रेट आंसर दैट दे प्रोवाइड बोयेंसी। समझने के लिए उनको हल्का बनाते हैं, हवा भर के ऊपर लाते हैं। फिर तुरंत मेम्ब्रेन पर स्टूडेंट का डाउट, और अगर एग्जामिनर भी बढ़िया क्वेश्चन बनाएगा तो वो भी इसको यूज कर सकता है। इनके पास गैस वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन तो है, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है इसके बावजूद ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंसीडर नहीं होते। क्यों नहीं कंसीडर होते? क्योंकि ये मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। सेल में जो बाकी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, जैसे यूकैरियोट के मेम्ब्रेन, यूकैरियोट के सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन या बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, गैस वैक्यूल मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली नॉट सिमिलर टू दोज मेम्ब्रेन्स। इसके लिए टर्म यूज होता है कि ये यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है। सेल की मेम्ब्रेन, यूकैरियोट वाली मेम्ब्रेन, पहले भी मैंने कहा सिमिलर ही होती है, उनको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में क्या कहीं यूनिट मेम्ब्रेन है? यस, सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। क्या प्रोकैरियोट के अंदर वैक्यूल पर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन है? यस, लेकिन क्या वो सेल के इक्विवेलेंट यूनिट मेम्ब्रेन है? ना। ये कारण है जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन रखने के बावजूद भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कंसीडर नहीं होंगे। देखो मैंने 2 पॉइंट सटीक लिखे हैं, उन पर बहुत ध्यान देना है। Their membrane is permeable only for gases। जैसे ही मैं ये बोलता हूं कि मेम्ब्रेन परमिएबल ओनली फॉर गैसेस, तो आपके पास डाउट क्रिएट हो सकता है कि प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते ही नहीं है, तो आपने कैसे कह दिया कि मेम्ब्रेन है इनके पास? इसलिए मुझे इसका क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है, और बढ़िया क्वेश्चन में काम आता है कि ये मेम्ब्रेन तो है पर ये अलग प्रकार की मेम्ब्रेन है। ये इतनी एडवांस मेम्ब्रेन नहीं है कि ये इनको सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सेल के अंदर मानने के लिए सुटेबल बना दे। सो दे हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which is permeable only for gases, but it is not equivalent to cell membrane, not equivalent to unit membrane structure. That's why these structures are not considered as membrane bound organelles. तो 3 सवाल हैं, तीनों ही सटीक हैं गैस वैक्यूल के। फाउंड ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे प्रोवाइड बोयेंसी, हल्का बनाते हैं। लेकिन क्या मेम्ब्रेन होने के बावजूद ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं? नो। पूरा एक्सप्लेनेशन दिया इस चीज का। अगला टर्म आता है, एनसीईआरटी देता है टर्म इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज टर्म किस चीज के लिए उपयोग करता है एनसीईआरटी? कहता है प्रोकैरियोट की साइटोप्लाज्म के अंदर कई प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर रखे हुए हैं जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही रखे हैं। उनका अपना कोई चैम्बर नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दे आर डायरेक्टली प्लेस्ड इन साइटोप्लाज्म। ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनसीईआरटी कहता है दैट दे आर टुगेदर
कंसिडर्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। एनसीईआरटी की लैंग्वेज मैंने ये यूज की है, डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रखे हैं, नो मेम्ब्रेन कवरिंग, इनके पास मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं है। ध्यान रहे, फाइन ट्यूनिंग में जाएंगे तो मैंने कहा यूनिट मेम्ब्रेन ही एक्चुअल मेम्ब्रेन मानी जाएगी, अदरवाइज मेम्ब्रेन नहीं मानी जाएगी। तब पता चलेगा पढ़ने पर, क्योंकि एनसीईआरटी इस पॉइंट को ले जाकर सेल बायोलॉजी में कनेक्ट करता है, वहां उसने ये कहानी लिखी हुई है। तो वहां पर बताता है कि इन इंक्लूजन बॉडीज में कौन कौन आ रहे हैं। इसमें रिजर्व मटेरियल वाले स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जो अभी हमने ग्रेन्यूल्स के बारे में की थी। जो भी स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है वो सब इंक्लूजन बॉडीज के अंदर आते हैं। फिर साथ में क्या गैस वैक्यूल भी इसी कैटेगरी में आता है? यस। इसीलिए इतना दबाव इस बात पर दिया था कि मेम्ब्रेन होने के बावजूद ये सामान्य मेम्ब्रेन के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। जब इंक्लूजन बॉडीज एनसीईआरटी डिस्कस करेगा तो आप एनसीईआरटी में नोटिस करेंगे, पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में भी मेंशन करता है, वहां भी प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में, कि गैस वैक्यूल किस कैटेगरी में आता है, इंक्लूजन बॉडीज की कैटेगरी में आता है। तो ये 2 पॉइंट हमारे यहां पर डिस्कशन में आ गए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है सेलुलर अपेंडेजेस का। सेलुलर अपेंडेजेस में जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है अपेंडेजेस में, वो है बैक्टीरिया का फ्लैजिलम। सिंगुलर में बोलते हैं तो कहते हैं फ्लैजिलम, और अगर उसी का प्लूरल जो अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट ज्यादातर यूज करते हैं वर्ड, वो है फ्लैजिला। फ्लैजिला वर्ड जब कहते हैं तो ये प्लूरल शब्द है, सिंगुलर में फ्लैजिलम है। किस प्रकार का स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के फ्लैजिलम का, वो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है। एक एक करके कंपोनेंट को समझेंगे सेल के अपेंडेजेस में। एनसीईआरटी कहता है कि बैक्टीरिया के फ्लैजिलम में स्ट्रक्चर में 3 कंपोनेंट है मेन। ये इधर बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, 3 नाम लिए एनसीईआरटी ने, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। अब इन तीनों का थोड़ा थोड़ा सा डिटेल। बेसल बॉडी क्या है? फ्लैजिलम का वो पार्ट जो सेल वॉल और मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, वो कहलाता है बेसल बॉडी। अपना पुराना डायग्राम याद करेंगे अगर, तो मैं उसका थोड़ा सा हिंट अगर यहां पर दूं, इसको बाद में मैं हटा दूंगा। ये ऐसे हमारा पुराना डायग्राम था। इस पुराने डायग्राम में यहां पर ये फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर था। मेन डिटेल डायग्राम बताया था पहले। ये बैक्टीरिया का सेल, ये इसके अंदर इसकी सेल वॉल और मेम्ब्रेन। फ्लैजिलम का जितना हिस्सा, फ्लैजिलम का जितना हिस्सा वॉल और मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, ये बेसल बॉडी। जो आगे जाकर टर्न हो रहा है वो स्ट्रक्चर हुक, और आगे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर फिलामेंट। आप इसी का डिटेल यहां पर देख रहे हैं, इसी का डिटेल यहां पर देख रहे हैं। तो जितना हिस्सा वॉल के अंदर दबा हुआ है और मेम्ब्रेन के अंदर दबा हुआ है वो बेसल बॉडी है। ये घूमने वाला हिस्सा जो ऐसे टर्न हुआ है हुक है, फिलामेंट है। अब इस पर वापस ध्यान देना है। बेसल बॉडी में, बेसल बॉडी में आप नोटिस करेंगे कि 4 रिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे कि कहीं पर कोई एक लोहे की रॉड लगी हो और उस रॉड के अंदर चारों तरफ कुछ छल्ले, 4 छल्ले पड़े हुए हो, रिंग पड़े हो, 1 2 3 4। इन रिंग्स में से 2 रिंग तो मेम्ब्रेन के अंदर है जिनके नाम है M एंड S रिंग्स, और 2 रिंग वॉल के अंदर है। ये थिकनेस, इतनी थिकनेस वॉल की, ये मेम्ब्रेन की, जो नाम है P एंड L रिंग्स। 4 रिंग्स मैक्सिमम हो सकती हैं बैक्टीरिया के बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो जितना हिस्सा धंसा हुआ वॉल और मेम्ब्रेन में वो बेसल बॉडी, उसमें कितनी रिंग हो सकती हैं? अधिकतम 4। चारों की अरेंजमेंट यहां लिखा है। नाम रटने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी, इतना डीप क्वेश्चन नीट नहीं पूछता है। तो यहां पर मैंने मेंशन तो किए हैं कि ये इधर M एंड S रिंग्स है, P एंड L रिंग्स है, बट आपको काउंटिंग से काम चलता है कि टोटल कितनी रिंग प्रेजेंट हो सकती हैं? 4, जिसमें से एक पेयर है रिंग्स का मेम्ब्रेन के
अंदर वाले हिस्से में और एक पेयर है वॉल वाले हिस्से में। फिर ऊपर जो ये बड़ा हिस्सा है जो ऐसे 90 डिग्री पर टर्न है, ये हुक है और आगे फैला हुआ हिस्सा फिलामेंट है। अब जब यहाँ पर आए तो जो कंपोनेंट आया हमारे आगे के डिस्कशन में, यहाँ पर ये हटा दिया, इसका कोई यहाँ बड़ा महत्व नहीं है, इसका डिटेल पहले भी दे चुका हूँ। नाम से पता चलेगा आपको, फ्लैजिलम बेसिक आइडिया पहचानते हैं कि फ्लैजिला क्या प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। और क्या हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला है? ना, हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, हर एक बैक्टीरिया में नहीं है। जो मोटाइल बैक्टीरिया है उन्हीं में फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब यहां पर लोकोमोशन से तुरंत और क्वेश्चन बनेंगे कि लोकोमोशन जो प्रोवाइड किया, ये कैसे लोकोमोशन प्रोवाइड करेगा। फ्लैजिला में दो प्रकार की मूवमेंट है, उनको अलग अलग करके उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। एक होता है वेव लाइक मूवमेंट, ये जो फ्लैजिला का ऐसे वेव वाला मूवमेंट होता है, इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं आपको आगे यूकैरियोट में, अभी उसकी चर्चा नहीं है। तो ये वेव वाला जो मूवमेंट है ये यूकैरियोट की प्रॉपर्टी है। यहां जो मूवमेंट है वो वेव लाइक नहीं है, ये फ्लैजिला ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है। इसमें 360 डिग्री रोटेशन की एबिलिटी प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में। तो ये जो प्रोकैरियोट का फ्लैजिला है ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा रोटेशन से। आंसर तैयार हो गया, प्रोवाइड मूवमेंट, प्रोवाइड्स मूवमेंट बाय रोटेशन। और 360 डिग्री यहां पर इसके ब्रैकेट में लिख दिया, पूरा 360 डिग्री घूमने की एबिलिटी है। इसके लिए, इस रोटेशन के लिए एनर्जी चाहिएगी। एनर्जी का जो मुख्य सोर्स है वो यहां पर जो काम आता है वो है प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छे से याद करना, ये एडवांस बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। प्रोकैरियोट में फ्लैजिला के रोटेशन में एनर्जी की जो सोर्स है वो है प्रोटॉन ग्रेडियंट। कई जगह कई स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है। प्रोटॉन की हाई कंसंट्रेशन इकट्ठा करके रखना। आपके पास ये भी डाउट हो सकता है कि किसी चीज की कंसंट्रेशन एनर्जी कैसे देगी। डेली लाइफ में देखते हो, मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं तो उससे बात दिमाग में बैठेगी। सपोज अगर ये कोई रूम है, उस रूम में पानी भर लिया, पानी भरा हुआ है, और बाहर रूम के जो पानी है वो कम है। रूम में पानी ज्यादा, बाहर पानी कम। अगर दरवाजा खोलेंगे तो पानी स्पीड से बाहर जाएगा, और जब पानी स्पीड से बाहर जाएगा तो उस पानी की काइनेटिक एनर्जी से किसी दूसरी चीज को मूव किया जा सकता है। चाहे तो दरवाजे पर टरबाइन लगा के देख लो, पानी स्पीड से बाहर जाएगा तो टरबाइन को घुमा देगा। जिस प्रकार से पानी का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बहाव एनर्जी दे सकता है, पानी का ग्रेडियंट एनर्जी दे सकता है, वैसे ही प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी एनर्जी प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखता है, मोटिलिटी देने की एबिलिटी रखता है। अब यहां पर हमने कहा कि ये 4 रिंग्स होती हैं। ये मैक्सिमम नंबर में बार बार बोल रहा हूं, हर एक बैक्टीरिया में चारों रिंग मिल जाए ऐसी गारंटी नहीं है। अभी आप कैटेगराइजेशन देखेंगे बैक्टीरिया का 2 कैटेगरीज में, तो कुछ में आपको 4 रिंग मिलेंगी और कुछ में 2 रिंग मिलेंगी। पहले पॉइंट ये आ गए देखने के कि मोटाइल बैक्टीरिया में ही ये रिंग्स प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला नहीं होगा, रिंग्स भी नहीं होंगी। ये पूरा अरेंजमेंट फ्लैजिला का, ध्यान से डायग्राम देखना है, डायग्राम से सवाल बनेंगे, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फिर यहां पर जो और सवाल बनेगा वो बनेगा इस फिलामेंट के अरेंजमेंट के बारे में, कि फिलामेंट का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है और ये किस मटेरियल का बना हुआ है। ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है ये बना हुआ है एक प्रोटीन का जो कहलाता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। या तो सामान्य रूप से यही पूछता है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो किस चीज का बना होता है, तो या तो पूरे सिंपली बैक्टीरिया फ्लैजिला के नाम से आ जाता है सवाल कि फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, या पर्टिकुलरली अगर उसको पिन पॉइंट करेंगे तो वो किस हिस्से के, किस स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, फिलामेंट के बारे में बात हो रही है। ये
बना है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। प्रोटीन का एक नाम है जो फ्लैजिला टर्म से ही आया है। फिर इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है डिस्कशन में, हमने कहा कि हर बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है, जो मोटाइल है जिनमें मूवमेंट की एबिलिटी है उन्हीं के अंदर फ्लैजिला है। तो इसके आधार पर फिर ये हमारा डिवीजन आ गया बैक्टीरिया का। हमने कहा मोटिलिटी इन बैक्टीरिया मतलब मूवमेंट एबिलिटी इन बैक्टीरिया। कैसे डिवीजन हुआ ध्यान से पहचानना है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ही हमने यूज किए हैं, उसी से क्वेश्चन बनेगा। मतलब अगर इतने हमें याद रहे, मतलब ओवरबर्डन भी नहीं लेना एग्जाम्पल का, लेकिन बच के भी नहीं भागना है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर याद भी करना है और रट्टा भी लगाना है। ये जरूरी हिस्सा बनेगा। पर हमारी कोशिश यही है कि कोई एक्सेसिव ओवरबर्डन एग्जाम्पल का क्रिएट नहीं हो। हाँ, एनसीईआरटी से हमें एक दो स्टेप आगे निकलना पड़ सकता है, पर वो नेसेसिटी जहां है वहीं पर निकल रहे हैं। मोटिलिटी इन बैक्टीरिया का डिवीजन किया। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया नाम से पता चलेगा जिनमें मूवमेंट एबिलिटी नहीं है, मतलब जिनमें फ्लैजिला नहीं है, ये कहलाते एट्राइकस। ट्राइकस वर्ड आया है फ्लैजिला के लिए। एट्राइकस बैक्टीरिया वो है जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, वो कहलाते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। जो एट्राइकस बैक्टीरिया है ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। दो प्रोमिनेंट एग्जांपल आप यहां देख रहे हैं, माइक्रोकोकस का और पेस्टुरेला का। ये दोनों ही प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है, माइक्रोकोकस एंड पेस्टुरेला, नॉन मोटाइल के केस में जहां पर फ्लैजिला नहीं है। इनमें फ्लैजिला एब्सेंट है नॉन मोटाइल में। ये फ्लैजिला एब्सेंट है नॉन मोटाइल के केस में। अब आ गए आप मोटाइल वाली कैटेगरी पर। निश्चित सी बात है जो मोटाइल वाली केस है उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला प्रेजेंट है इनमें क्या क्या कैटेगरीज है। ये ए कैटेगरी जो यहां पर आप थोड़ा ग्रीन कलर से ध्यान देंगे, कैटेगरी ए मोनोट्राइकस, नाम से ही पता चलेगा ऐसे बैक्टीरिया जिनमें केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट है वो मोनोट्राइकस है। सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आता है विब्रियो टाइप वाले बैक्टीरिया, जो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया आए थे, विब्रियम या को एग्जांपल आया था विब्रियो कोलरे, जो इसी कैटेगरी में आते हैं। विब्रियो भी नाम याद रखेंगे, सवाल बन जाएगा, पूरा नाम भी याद नहीं होगा। तो विब्रियो बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं इधर ये एक फ्लैजिलम नीचे बनाया हुआ है। इसी कैटेगरी में और एग्जांपल आते हैं थायोबैसिलस स्यूडोमोनास। ये पहला वाला एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे दोनों का महत्व कम है। विब्रियो तो पक्का याद रहना चाहिए, इसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। विब्रियो ऐसे बैक्टीरिया है जिनमें सिंगल फ्लैजिलम है जो मोनोट्राइकस कहलाते हैं। फिर इसी कैटेगरी में थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, दोनों। एम्फीट्राइकस सिंगल बैक्टीरियम एट बोथ एंड्स, सॉरी सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ एंड्स। बैक्टीरिया के दोनों किनारों पर एक एक फ्लैजिलम प्रेजेंट है, ये कहलाते हैं एम्फीट्राइकस। ऐसा ही डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो नाइट्रोजन की साइकिल से भी रिलेटेड होते हैं, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। फिर लोफोट्राइकस, बहुत थोड़ा थोड़ा समझ के चलना है, बंच है एट बोथ एंड्स। यहां पर दोनों किनारों पर एक एक फ्लैजिलम थे, यहां दोनों किनारों पर बंच है। पुराना भी डायग्राम आप याद करो, स्पाइरलम जब शेप स्टडी कर रहे थे तो ऐसा केस आया था स्पाइरलम का, जिसमें स्पाइरल बैक्टीरिया के दोनों किनारों पर मल्टीपल बैक्टीरिया का गुच्छा था। तो ये स्पाइरलम आ गया इस कैटेगरी का सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल, स्पाइरलम, जो एनसीईआरटी भी यूज करता है अपने डायग्राम में शेप समझाते हुए, ऐसी शेप बनाइए। एक्स्ट्रा एग्जांपल सैल्मोनेला, दोनों एस के एग्जांपल है, स्पाइरलम, सैल्मोनेला। ये कैटेगरी कौन सी, लोफोट्राइकस, सी वाली कैटेगरी। डी सिफेलोट्राइकस, डायग्राम से दिखेगा, एक किनारे पर बंच, गुच्छा फ्लैजिला का, ये कहलाएगा सिफेलोट्राइकस। बंच एट वन एंड, एक किनारे पर बंच है, ये कॉर्नी बैक्टीरियम की कैटेगरी। और आखिरी जो कैटेगरी आती है
वो है पेरिट्राइकस, ऊपर लिखी है पेरिट्राइकस, ई वाली कैटेगरी। ऑन द होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी पर अगर फ्लैजिला इधर उधर अटैच्ड है, डेवलप्ड है, तो ये कहलाते हैं पेरिट्राइकस बैक्टीरिया। और प्रोमिनेंट एग्जांपल है ई कोलाई। ट्राइकस वाले बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, उनमें प्रोमिनेंट एग्जांपल पहचानने हैं। एक सिंगल फ्लैजिलम एक किनारे पर, मोनोट्राइकस, प्रोमिनेंट एग्जांपल विब्रियो। फिर उसके बाद कैटेगरी आई एम्फीट्राइकस, जिसमें दोनों किनारों पर एक एक बैक्टीरिया, दोनों किनारों पर बैक्टीरिया के एक एक फ्लैजिलम। प्रोमिनेंट एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं शेप सहित यहां पर बना हुआ है कि ये यहां पर एम्फीट्राइकस की कैटेगरी में। लोफोट्राइकस अपना पुराना पॉइंट स्पाइरलम, जो स्पाइरलम बैक्टीरिया है वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। सिफेलोट्राइकस में आपको और हेल्प मिलेगी। सिफेलोट्राइकस सी से सिफेलो है और कॉर्नी बैक्टीरियम भी ये सी से है, तो सिफेलोट्राइकस में कौन आएंगे? कॉर्नी बैक्टीरियम। और ई कोलाई से आपका बहुत वास्ता पड़ेगा, वो आता है पेरिट्राइकस की कैटेगरी में, जिस पर मल्टीपल फ्लैजिला ओवर द बॉडी सरफेस प्रेजेंट है। तो यही हमें यहाँ पर मेमोराइज करना होता है। जैसे मैंने कहा कुछ एग्जाम्पल जरूर याद करने पड़ेंगे। तो ये पॉइंट अभी आपके सामने है। विब्रियो किस कैटेगरी में? मोनोट्राइकस की कैटेगरी में, एक फ्लैजिला एक किनारे पर। अगर कोई आपसे पूछेगा कि सिफेलोट्राइकस में कौन है, सिफेलोट्राइकस में कॉर्नी बैक्टीरिया में एक किनारे पर बंच है। एम्फीट्राइकस में कौन है? एम्फीट्राइकस में दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला है, नाइट्रोसोमोनास है। लोफोट्राइकस में कौन है? दोनों किनारों पर बंच है, अपना पुराना डायग्राम स्पाइरलम का। ऐसे ही मेमोराइज करना पड़ेगा, 2-3 बार दिमाग में रन करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी हमारी अच्छे से। जब ये इंफॉर्मेशन कवर हो जाएगी हमारी, तो ये हमारा पूरा मोटिलिटी से रिलेटेड जो डिस्कशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे के डिस्कशन में आगे हम मूव करेंगे। इन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वी मूव इन आवर फर्दर डिस्कशन। अपेंडेजेस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में अगला जो अपेंडेजेस आते हैं वो है पिलाई। पिलाई बैक्टीरिया के सरफेस पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो हमारा प्राइमरी डायग्राम था उसमें भी हमने पिलाई का जिक्र किया था। जैसे अगर ये बैक्टीरिया है, इसमें ये तो फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सरफेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं। यही स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? पिलाई कहलाते हैं। ये मैंने अपने प्राइमरी डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बताई है, जो हमने पहले भी लिया था डायग्राम डिस्कशन में। ये स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं पिलाई। अब इनके बारे में और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? ये बने हुए हैं किसके? दे आर फॉर्म्ड ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलिन नाम के प्रोटीन के। निश्चित सी बात है, वर्ड से पता चल रहा है, पिलाई से ही वर्ड आया है पिलिन। पिलिन नाम के प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। क्या होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? अभी जरा नाम याद करना है, तुरंत अभी इसके बाद डिस्कशन आएगा। एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो कहलाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये जो पिलाई है, इनका रोल क्या है बैक्टीरिया के अंदर? दे प्रोवाइड एडहिरेंस। बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर, किसी सतह पर चिपकने के लिए ये एडहिरेंस प्रोवाइड करते हैं, उस सरफेस पर उसको जुड़ने में सहायता करते हैं। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दिखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट इशू है। किस लिए? जैसे सपोज अगर कई बार हमने पानी पिया, कोई इन्फेक्टेड पानी पिया जिसमें बैक्टीरिया है, थोड़ी देर में हमें महसूस हुआ कि गला खराब हो गया। अब पानी तो पेट में गया, गला कैसे खराब हो गया? पानी पेट में गया, फिर भी बैक्टीरिया गले में रह गए। ये जो पिलाई वाले स्ट्रक्चर हैं, ये इन बैक्टीरिया को गले में म्यूकस वगैरह में अटकने में सहायता करते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहां पर उसको चिपकने में सहायता करते हैं, एडहियर करते हैं, जिससे कि इनको एडहियर करने के लिए सूटेबल सरफेस मिल जाता है, एनवायरनमेंट मिल जाता है, जहां पर ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह कर पाएंगे आसानी से। क्योंकि अगर स्टमक में चले जाते तो वहां तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक पीएच है और वहां पर ये एसिड में मारे जा सकते थे, पर इन पिलाई ने इनको सूटेबल सरफेस पर चिपकाने में सहायता की है। ये जो एडहिरेंस है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो पिलाई है, ये बैक्टीरिया में, ये तो मैंने यहां से हटाया, ये तो हमारे प्राइमरी डायग्राम का भी हिस्सा था।
ये सेल सरफेस आउटग्रोथ कहलाते हैं। जब हम कहते हैं सेल सरफेस आउटग्रोथ, मतलब सेल की सतह पे से डेवलप हुए स्ट्रक्चर कहलाते हैं, सरफेस से बने हुए स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इसी प्रकार के हेयर लाइक स्ट्रक्चर दूसरे होते हैं बैक्टीरिया में, वो होते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे भी बिल्कुल पिलाई की तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बस अंतर इतना है कि जो फिम्ब्रे हैं ये साइज में पिलाई से छोटे हैं, स्मॉलर है स्ट्रक्चर में जो फिम्ब्रे है। इनका भी प्राइमरी फंक्शन वही है जो पिलाई का है, दैट इज टू प्रोवाइड एडहेरेंस, पर ये साइज में छोटे हैं। ये बेसिक पॉइंट एनसीईआरटी के लेवल के। इससे अलग आगे थोड़ा निकलेंगे तो पिलाई में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, और वो टर्म है पिलाई से रिलेटेड जिसको बोलते हैं सेक्स पिलाई स्ट्रक्चर। ये जो सेक्स पिलाई स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में। सेक्स पिलाई स्ट्रक्चर, एफ पॉजिटिव का नाम पहले भी आया है, जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में डोनर के रूप में काम करेंगे। सेक्स पिलाई का रोल क्या है? सेक्स पिलाई ज्वाइन एफ पॉजिटिव and F negative bacteria during bacterial conjugation। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के समय पर F पॉजिटिव और F नेगेटिव बैक्टीरिया को जोड़ने का काम इन सेक्स पिलाई का है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है बैक्टीरिया का, और इन दोनों बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव डोनर की तरह, मेल की तरह काम कर रहे हैं, और एफ नेगेटिव जेनेटिक मटेरियल के रेसिपिएंट की तरह या इक्विवेलेंट टू फीमेल वर्क कर रहे हैं ये इस कॉन्जुगेशन प्रोसेस में। और इन दोनों बैक्टीरिया को आपस में जोड़ने की जिम्मेदारी एक पिलाई स्ट्रक्चर की है जो कहलाते हैं सेक्स पिलाई। ये जो सेक्स पिलाई है ये नॉर्मल पिलाई से लार्जर होते हैं साइज में। ये सब इंफॉर्मेशन इन जोड़ने वाले, एडहियर करने वाले स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है ध्यान से एक बार देख लेंगे। पिलाई सेल सरफेस आउटग्रोथ, फिम्ब्राई ऑल्सो सेल सरफेस आउटग्रोथ। फिर इसके बाद पॉइंट, दोनों का रोल एडहियरेंस प्रोवाइड करना। पिलाई का साइज बड़ा है, फिम्ब्राई का साइज उससे छोटा है। फिर स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर सेक्स पिलाई जो कि एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को जोड़ता है कॉन्जुगेशन के समय। किसमें ये पिलाई पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। फिर उसके बाद हमने नाम लिया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का। ये पॉइंट जरा पहचानते हैं, किन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, कैसे पता करेंगे? ये बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने का एक मेथड जो कहलाता है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये प्रोसेस जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने ये प्रोसेस दिया बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने का। आपके सामने मेंशन है, ध्यान से पहचानना है। बैक्टीरिया का कोई मिक्सचर है, उसमें मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया हैं, हमें नहीं पता पहले से क्या क्या है उसमें। पहले बैक्टीरिया को डाई करेंगे, कलर करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट नाम की डाई से। सब बैक्टीरिया के ऊपर और उनकी साइटोप्लाज्म में अंदर तक ये कलर, ये डाई चली जाएगी। फिर इनको ट्रीट करेंगे पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करने के बाद वॉश करेंगे अल्कोहल या एसीटोन से। जब अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होंगे जो अभी भी इस कलर को रिटेन करेंगे, मतलब कलर लॉस नहीं करेंगे। वॉयलेट और पर्पल कलर रिटेन्ड, जो बैक्टीरिया अभी भी वॉयलेट या पर्पल कलर को रिटेन करेंगे वो कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव। जिनका अल्कोहल या एसीटोन से वॉश होने के बाद कलर लॉस हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएंगे, वो कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव। तो जिसने कलर रिटेन किया वो पॉजिटिव, जिसका कलर लॉस हो गया नेगेटिव। हाँ, आपका ये सवाल हो सकता है कि कलर रिटेन कैसे हुआ और लॉस कैसे हुआ, वो अगला स्टेप है, वो भी देखेंगे। पहले ये याद करना है जिसने इस प्रोसेस में कलर को रिटेन किया वो ग्राम पॉजिटिव, जिसका कलर लॉस हो गया वो ग्राम नेगेटिव। रिटेन और लॉस करने का चक्कर क्या है?
जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनके केस में ये ग्राम पॉजिटिव, इनके केस में जो पेप्टिडोग्लाइकन वॉल है, नोटिस करेंगे ये जो पेप्टिडोग्लाइकन वॉल है उसकी थिकनेस काफी ज्यादा है और उसके बीच में कहीं पोर्स नहीं है। ये पूरी वॉल है, ये पूरी वॉल है, पूरी वॉल की थिकनेस है, पोर्स नहीं है और अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, मतलब वॉल थिक है और नॉन पोरस है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आप लोग नोटिस करेंगे कि ग्राम नेगेटिव के मामले में यहां पर आप देखेंगे ये व्हाइट वाला हिस्सा जिसमें लाइन खींची है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन वॉल है ये थिन है, यहां ये स्ट्रक्चर थिक है और ये स्ट्रक्चर थिन है। साथ में बीच बीच में ऐसे भी हिस्से आ रहे हैं जहां ये व्हाइट वाली पेप्टिडोग्लाइकन वॉल है ही नहीं, मतलब इसमें पोर्स है। इसके अतिरिक्त हाँ ये जरूर सच है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बाहर एक अतिरिक्त लेयर होती है जो कहलाती है LPS, लिपोपॉलीसैकेराइड। पहले क्या किया हमने, दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को कलर कर दिया क्रिस्टल वॉयलेट से, आयोडीन से ट्रीट किया, पोटेशियम आयोडाइड से। अब अगर इसको आप अल्कोहल या एसीटोन से वॉश करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये अल्कोहल एसीटोन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है और पानी को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाता है सेल से। क्योंकि सेल का मीडियम पानी है, डाई भी वाटर सोल्यूबल है, अगर पानी बाहर जाएगा तो डाई भी बाहर जाएगी, लेकिन बाहर तो तब जाएगी जब पहले वॉश करने वाला एजेंट सेल में एंटर करे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अल्कोहल एसीटोन एंटर ही नहीं कर पाए, एंटर नहीं कर पाए तो अंदर के स्ट्रेन को लेकर भी नहीं जाएंगे, इसलिए ये कलर को रिटेन करेगा। लेकिन इन पोर्स की वजह से, ये जो पोर्स है, इन पोर्स की वजह से जहां पर लिपिड भरा हुआ है लिपोपॉलीसैकेराइड का और पेप्टिडोग्लाइकन वॉल एब्सेंट है, अनुपस्थित है, इनके कारण अल्कोहल या एसीटोन सेल में एंटर कर गए और कलर को अपने साथ बाहर लेकर चले गए। इसलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो कलर है वो लॉस्ट हो गया। तो जिसने कलर रिटेन किया वो पॉजिटिव, जिसने लॉस्ट कर दिया वो नेगेटिव। अब इसका महत्व क्या है हमारे लिए, और छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, इनके बीच में और डिफरेंसेस हैं जो अभी आपको डायग्राम पर समझाया। पेप्टिडोग्लाइकन वॉल जो होती है ग्राम पॉजिटिव में वो थिक होती है और नॉन पोरस होती है। कितनी थिक होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकन वॉल है उसकी जो थिकनेस है वो लगभग 20 to 80 नैनोमीटर थिकनेस है, जबकि यहां ग्राम नेगेटिव में थिन है 8 से 12 नैनोमीटर, 8 to 12 नैनोमीटर की थिकनेस यहां पर प्रेजेंट है। डायग्राम को आप दोबारा देख सकते हैं, मैंने यहां पर मेंशन किया है, ये दोबारा शो कर देता हूं। इसकी पेप्टिडोग्लाइकन वॉल थिक है, जबकि इसकी पेप्टिडोग्लाइकन वॉल थिन है। ये थिकनेस व्हाइट वाला हिस्सा, ये थिन, ये थिक और ये थिन, इसमें बीच बीच में एब्सेंस नहीं है, ये पोरस है। इसलिए लिखा है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि ये पॉइंट एनसीईआरटी भी मेंशन करता है और एग्जाम में भी डायरेक्ट बनता है, इसी के कारण ग्राम स्ट्रेनिंग में डिफरेंस आया। फिर अपना पुराना पॉइंट फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें केवल 2 रिंग्स होती हैं ग्राम पॉजिटिव में, 4 रिंग होती हैं ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव में कौन सी 2 रिंग्स है, वो 2 रिंग्स हैं जो मेम्ब्रेन वाला पेयर था। ग्राम पॉजिटिव में मीजोजोम्स ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं और ग्राम नेगेटिव में मीजोजोम्स की प्रोमिनेंस कम है। क्या रोल था मीजोजोम का, रेस्पिरेशन में रोल प्ले कर रहे थे मीजोजोम, एरोबिक रेस्पिरेशन में बैक्टीरिया में। और जो आखिरी पॉइंट यहां पर आगे इनके बीच में डिस्कशन में आता है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज्यादातर बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नॉन पैथोजेनिक है, मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं है। पैथोजेनिक वो जो डिजीज कॉज करे, नॉन पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं है। ग्राम पॉजिटिव के मेजॉरिटी मेंबर्स ऐसे होते हैं जो डिजीज कॉज नहीं करते। एग्जाम्पल जैसे लैक्टोबैसिलस नॉन पैथोजेनिक की कैटेगरी का एग्जाम्पल है। लेकिन क्या ग्राम पॉजिटिव में भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया कुछ पाए जाते हैं? यस। एग्जाम्पल जैसे माइकोबैक्टीरियम।
माइकोबैक्टीरियम वही बैक्टीरिया है जिससे ट्यूबरकुलोसिस जैसी डिजीज होती है। तो माइकोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव का मेंबर होते हुए भी डिजीज कॉजिंग है, बट आई अगेन से मोस्ट मेंबर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव आर नॉन पैथोजेनिक, नॉन डिजीज कॉजिंग। ग्राम पॉजिटिव में यदि कोई पैथोजेनिक होगा तो वो कैसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा? अगर कोई पैथोजेनिक होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन्स वो कैटेगरी है जो कि वो प्रोड्यूस करेगा एक्सोटॉक्सिन्स, वो कैटेगरी है जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ग्राम पॉजिटिव के केस में सेल के बाहर टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं, बॉडी में जगह जगह पर जाकर ये नुकसान पहुंचाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ज्यादातर मेंबर पैथोजेनिक होते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जो ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में भी कुछ मेंबर्स हैं जो नॉन पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग नहीं है, जैसे कॉमनली नॉन बैक्टीरिया जिसको हम सामान्य भाषा में ई कोलाई बोलते हैं। ये ई कोलाई, इसेरिशिया कोलाई पूरा नाम, इसेरिशिया कोलाई। फिर टॉक्सिन का पॉइंट आया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो भी पैथोजेनिक होंगे उनमें जो टॉक्सिन होंगे वो कौन से? वो कहलाते हैं एंडोटॉक्सिन। मतलब ये टॉक्सिन अपने सरफेस बॉडी से अलग रिलीज नहीं करते, इनकी बॉडी सरफेस में होते हैं। ये जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये इनकी एलपीएस लेयर में, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर में प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको शो किया था, दोबारा देख सकते हैं। ये बाहर लेयर है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल के बाहर भी एक एक्स्ट्रा लेयर नजर आ रही है जो कहलाती है एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड, जिसमें अक्सर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं। और यही टॉक्सिन्स, यहां पर क्या लिखे हैं मैंने? एंडोटॉक्सिन। यहां गड़बड़ नहीं करनी है। बैक्टीरिया के तो सरफेस में हैं, पर रहेंगे बैक्टीरिया के साथ ही। जहां बैक्टीरिया जाएगा वहीं नुकसान पहुंचाएंगे, बैक्टीरिया से बाहर सिक्रीट नहीं होंगे, तो इसलिए कहलाते हैं एंडोटॉक्सिन। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यदि पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक वाले, तब उसमें जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होंगे वो एक्सोटॉक्सिन होंगे और सेल से बाहर भी रिलीज हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी स्टोरी हमारी ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव वगैरह से रिलेटेड बैक्टीरिया के बारे में, ये हमारा स्ट्रक्चर से संबंधित सारा डिस्कशन यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। इसके बारे में न्यूट्रिशन वगैरह का डिस्कशन आगे चलेगा। So now we come to next part of discussion regarding bacteria। और जो अगला डिस्कशन है हमारा बैक्टीरिया के बारे में, वो डिस्कशन है न्यूट्रिशन का। किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे आएगा, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इशू है। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट है। मोनेरा में न्यूट्रिशन की जो वैरायटी है वो क्वाइट डाइवर्स है, जिसको हम यहाँ पर ऑब्जर्व भी करेंगे। बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन है, क्या कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं? यस, कई सारे बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। इसका मतलब क्या इसमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है? बिल्कुल। लेकिन क्या सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर लेंगे या किसी और मेथड से ऑटोट्रोफिक मोड से अपना भोजन बना लेंगे? नहीं। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। बहुत सारे बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स हैं। तो इसका मतलब पहले दो मेन कैटेगरी का डिवीजन हो गया, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसमें आप दो मेन डिवीजन देख रहे हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। यहां नाम से पता चलता है, फोटो नाम लेते ही मतलब ये वो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खुद अपना भोजन बनाएंगे। सभी पहचानते हैं ऑटो मतलब सेल्फ, अपने आप अपना भोजन तैयार किया तो वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ऑटोट्रॉफिक लिखे या ऑटोट्रॉफ्स, वो सेम सेंस है। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है उसमें दो कैटेगरी आपने देखी, एक जो लाइट को यूज करके, सनलाइट को यूज करके अपना भोजन बनाएंगे, वो
फोटोऑटोट्रॉफ्स है, मतलब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन तैयार कर रहे हैं। सॉरी। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो कैटेगरी आती है कीमोऑटोट्रॉफ्स की। कीमोऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सनलाइट यूज नहीं करते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। हाँ, खुद प्राप्त कर रहे हैं, भोजन खाया नहीं है, अपनी एनर्जी केमिकल कंपाउंड से खुद तैयार की है। ये कहलाते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स से ये भी ध्यान रहे, ये कीमोऑटोट्रॉफ्स किसी केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में 3 कैटेगरी आ गई, सेप्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, जिनका मीनिंग बताऊंगा, अभी पहले नाम याद करने हैं। यहां पर जो पहले मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमने बैक्टीरिया को 2 मेन डिवीजन में बांट दिया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो आपसे पूछेगा इनमें ज्यादा कौन है, आंसर बनेगा हेटेरोट्रॉफ्स। जो नेचर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन नीट में पहले आए हैं जिनमें स्टेटमेंट लिखकर पूछे गए हैं, विच स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट। उनमें स्टेटमेंट आ गया दैट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन नेचर आर हेटेरोट्रॉफ्स। यस, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्यूरेट स्टेटमेंट है, जो ये बता रहा है कि हेटेरोट्रॉफ्स ज्यादा पाए जाते हैं। और इनमें भी 3 कैटेगरी हैं जिनके मीनिंग हमारे सामने आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद इनका डिटेल हमारे सामने आया। पहले जो डिटेल आया हमारे सामने वो डिटेल आया फोटोऑटोट्रॉफ्स का। जैसे हमने कहा फोटोसिंथेसिस करते हैं, पुराने डायग्राम तक के पॉइंट याद करेंगे। ये तो बेसिक मीनिंग हो गया, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस स्ट्रक्चर की जरूरत थी? क्रोमेटोफोर। एनसीईआरटी का पॉइंट था, एनसीईआरटी का पॉइंट था, क्रोमेटोफोर नाम का स्ट्रक्चर चाहिए था फोटोसिंथेसिस करने के लिए, जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर बताया था। पुराने पॉइंट सब याद रख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर क्रोमेटोफोर, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन तैयार कराएगा। लेकिन यहाँ और अच्छी कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे। छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इसके द्वारा वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो क्या बैक्टीरिया में भी अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है? हाँ, एक ग्रुप है ऐसा, एक ग्रुप केवल, और वो है साइनोबैक्टीरिया का या ब्लू ग्रीन एल्गी का। पहला पार्ट फोटोऑटोट्रॉफ का, O2 रिलीजिंग। ये ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में O2 रिलीज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लांट तो ऑक्सीजन रिलीज करते ही करते हैं। ये इवोल्यूशनरी टर्म्स में भी क्वेश्चन बनता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन जनरेट की, सबसे पहले इसके जनरेटर्स कौन थे? प्लांट आंसर नहीं आता है, आंसर आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया वो ग्रुप है, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो प्लांट के जैसी ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए ये किस कंपाउंड को तोड़ेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए ये H2O को तोड़ेंगे, वाटर को तोड़ेंगे। हाँ, कैसे तोड़ेंगे वो एक अलग इशू है, हमारे सिलेबस में है पर चैप्टर अलग है, उसको बीच में पिक नहीं कर सकता हूं। फोटोसिंथेसिस का चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी में जाकर, सिलेबस का पार्ट जरूर है पर डिफरेंट चैप्टर है, वहां पर इसका डिटेल आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी पहले ये याद करना है कि वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होगी, वाटर के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन रिलीज होगी। प्लांट इसका हाइड्रोजन ले लेगा और ऑक्सीजन बाहर रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन रिलीज होगी, O2 रिलीज होगी। कौन रिलीज कर रहे हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ही एक और नाम ब्लू ग्रीन एल्गी।
ये इनका पुराना क्लासिफिकेशन जिसके आधार पर इनको एल्गी के ग्रुप में रखा जाता था, पर 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें तो अब ये एल्गी का पार्ट नहीं है, अब ये पार्ट है मोनेरा का और कहलाते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया। पर बुक्स में दोनों प्रकार के नाम यूज होते हैं तो हम लिखते दोनों जरूर है, पर ये क्लियर बता देते हैं कि आज की डेट में पूछे तो जो बेटर टर्म है वो साइनोबैक्टीरिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर। इसके क्या प्रोमिनेंट एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैंने यहां मेंशन किए, जैसे नोस्टॉक, एनाबेना, ये प्रोमिनेंट साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब हमारे पास यहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में 2 सबसे बड़े मेन पॉइंट हुए, दे रिलीज ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस एंड फॉर दिस पर्पस दे यूज वाटर। इन ब्लू ग्रीन एल्गी का आगे दोबारा भी नाम आएगा, हमारे अगेंस्ट सिलेबस का पार्ट, बस उसका बहुत छोटा सा हिस्सा यहां लिख रहा हूं। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी चलाते हैं और वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी भी रखते हैं, प्लांट्स की दूसरे प्लांट्स की नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजन कंपाउंड बनाकर उनकी सहायता करने की एबिलिटी रखते हैं, सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं, ये भी इनकी एबिलिटी के अंदर आता है। हाँ, ये न्यूट्रिशन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, अभी हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, इसका मैंने यहाँ पर केवल एक नोट मेंशन किया है कि ये भी इनकी एबिलिटी के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया की। लेकिन क्या सारे बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो O2 रिलीज करेंगे? नहीं, अगली कैटेगरी वो है जो फोटोसिंथेसिस तो करेगी लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। ये आ गई अगली कैटेगरी बैक्टीरिया की, O2 नॉन रिलीजिंग बैक्टीरिया। ये अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ये दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वो भी बताऊंगा, पहले ये याद करना है कि ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, नॉन O2 रिलीजिंग मेंशन किया है यहां पर कि ये नॉन O2 रिलीजिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फोटोसिंथेसिस तो करेंगे फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, उसकी मनाही नहीं है, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट रिलीज O2। ये क्यों इस बात पर इतना दबाव दिया जा रहा है? क्योंकि आप छोटी क्लास से जो पढ़ते आते हैं वो यही होता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई, लेकिन क्या दुनिया में कुछ ऐसा भी फोटोसिंथेसिस कुछ ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है जो फोटोसिंथेसिस तो होगा, प्लांट अपना भोजन तैयार कर लेगा पर O2 रिलीज नहीं होगा? यस, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच कैरी आउट सच प्रोसेस। उसके प्रोमिनेंट केसेस क्या है? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की जिसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल है क्लोरोबियम। एक एक एग्जांपल लिखे हैं, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ये का यही रटना चाहिएगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो एग्जांपल आता है क्लोरोबियम, फिर उसके बाद पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पिगमेंट के आधार पर कलर बदल गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटियम। नाम में जो सल्फर आ रहा है तो दो बार, इसका क्या मतलब है? ये सल्फर कंपाउंड्स को यूज करते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, उनका ब्रेकडाउन करते हैं और उससे हाइड्रोजन लेते हैं। ये सल्फर कंपाउंड्स यूज करते हैं जैसे H2S। कंपैरिजन देखेंगे, पीछे कंपैरिजन दिखाऊंगा। क्या लिखा था यहां पर मैंने? H2O हाइड्रोजन कौन ले गया? वो ऑर्गेनिज्म जिसने फोटोसिंथेसिस किया अपना प्रोसेस चलाने के लिए। बची हुई ऑक्सीजन कहां रिलीज हुई? एटमॉस्फेयर में। H2O की जगह यहां क्या लिखा? H2S। इसका मतलब अगेन हाइड्रोजन कौन ले गया? वो ऑर्गेनिज्म जिसने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाया। सल्फर कहां रिलीज हो गया? एनवायरमेंट में। तो ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, ये क्या रिलीज कर रहे हैं? सल्फर। सल्फर सबसे प्रोमिनेंट है कंपाउंड जिसको ये रिलीज करते हैं। ये सबसे मेन एग्जांपल है H2S का। इससे भी अलग वैरायटी के कंपाउंड हो सकते हैं, ये अकेला कंपाउंड नहीं है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो H2S का ही होगा, क्योंकि सारी वैरायटी के सवाल नहीं बनते हैं।
हम ऑलरेडी एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल लिया है H2S का। H2S को यूज करेंगे तो आप कंपैरिजन करके खुद देखो, जो साइनोबैक्टीरिया है दे यूज H2O, रिलीज ऑक्सीजन। नॉन O2 रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक क्लोरोबियम, क्रोमेटियम, they carry out oxidation of some other compound, breakdown of some other compound to use hydrogen and the release sulfur। इसलिए इनके नाम देख लो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब एक ये जो कैटेगरी आ गई, ये जो H2S है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर फोटोसिंथेसिस चलाएं, ये कैटेगरी कहलाती है, और फर्दर टर्मिनोलॉजी तो लो तो फोटो लिथोट्रॉफ्स। फोटोलिथोट्रॉफ्स, लिथो मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अर्थ के इनऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाया। फिर यहां पर आप एक अगला केस देख रहे हैं, वो अगला केस क्या है उस पर भी जरा नजर डालेंगे। ये अगला केस बचता है हमारा पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का। पर्पल तो है, कलर पर्पल है इसके जैसा, लेकिन नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहने का मतलब ये सल्फर कंपाउंड को नहीं तोड़ रहा है, ये किसी और से हाइड्रोजन प्राप्त कर रहा है। ये कैटेगरी है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स की। ऑर्गेनो वर्ड आ गया, मतलब सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़कर उससे हाइड्रोजन लेंगे और ये भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। इसका मतलब अब आप यहां पर नोटिस करेंगे, 3 पॉइंट अपने दिमाग में रन करके देखेंगे। जो बैक्टीरिया H2O का यूज करेंगे वो साइनोबैक्टीरिया है, O2 रिलीज करेंगे। जो H2O का यूज नहीं करेंगे वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, वो या तो H2S का यूज करेंगे या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करेंगे। अगर उन्होंने H2S का यूज किया, दे आर इन कैटेगरी ऑफ फोटोलिथोट्रॉफ्स। उन्होंने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उपयोग करके अपना फोटोसिंथेसिस चलाया, दे आर इन कैटेगरी ऑफ फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ्स। तो इस प्रकार से इनका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस चल रहा है। और ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का पूरा डिस्कशन, पूरा पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड किया, O2 रिलीजिंग एंड O2 नॉन रिलीजिंग। O2 नॉन रिलीजिंग में भी 2 टर्म बताए, एक फोटोलिथो, एक फोटो ऑर्गेनो। फोटोलिथो, फोटो ऑर्गेनो, इन तक जाने की संभावना बहुत कम होती है। ये जो टर्मिनोलॉजी है जो मैंने बाद में लिखी है इसको कम महत्व दिया है। हाँ, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, 3 एग्जाम्पल लिखे हैं और इनके ये जो नाम है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इन शब्दों का महत्व है, जिन पॉइंट्स का महत्व है वो पहले मेंशन किए हैं। क्लोरोबियम, क्रोमेटियम एंड रोडोस्पाइरलम 3 प्रोमिनेंट एग्जांपल है, यही याद रखने, इनसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर उसके बाद जो स्टोरी है वो हमारी आगे बढ़ती है न्यूट्रिशन में। ये हो गए फोटोसिंथेटिक। लेकिन क्या ऑटोट्रोफिक में एक और कैटेगरी थी, दैट वाज कीमोऑटोट्रॉफ्स। देख लेंगे एक बार उसको। ऑटोट्रॉफ में एक और कैटेगरी है आपके पास, वो है कीमोऑटोट्रॉफ्स। अब कीमोऑटोट्रॉफ्स में सर्टेन केमिकल का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये जो कीमोऑटोट्रॉफ्स है ये क्या है, अंतर पहचानना पहले। जो फोटोसिंथेसिस चला रहा है उसका प्रोसेस कैसे है, लाइट लो सन से और हाइड्रोजन लो किसी केमिकल कंपाउंड से। आई रिपीट, एनर्जी फ्रॉम सन, हाइड्रोजन फ्रॉम H2O, जैसे साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही अगर H2S वाले एनर्जी फ्रॉम सन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम H2S, तो एनर्जी की सोर्स कौन हुई फोटोसिंथेटिक में, सन। जो कीमोऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है इसमें एनर्जी की सोर्स भी कंपाउंड और हाइड्रोजन की सोर्स भी कंपाउंड। सन का रोल नहीं है, क्योंकि
बहुत ध्यान से देखने पर जो बच्चा शार्प होगा वो तुरंत पकड़ जाएगा कि आपने वहां भी H2O के ब्रेकडाउन की बात की, ऑक्सीडेशन की बात की, यहां भी ऑक्सीडेशन की बात की कीमोऑटोट्रॉफ में, तो दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अंतर क्या है? अंतर मैंने बोला, कीमोऑटोट्रॉफ्स डू नॉट यूटिलाइज सनलाइट एनर्जी, फोटोऑटोट्रॉफ यूटिलाइज सनलाइट एनर्जी। जो फोटोऑटोट्रॉफ है वो सन से एनर्जी लेगा, हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से लेगा। मैंने कंपाउंड गिना है H2O, H2S, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कीमोऑटोट्रॉफ्स हैं इनके बारे में क्या सच्चाई है? इनके बारे में सच्चाई है, दे टेक एनर्जी एज वेल एज हाइड्रोजन फ्रॉम सम कंपाउंड। अपना भोजन तो खुद तैयार करेंगे, पर एनर्जी की सोर्स भी और हाइड्रोजन की सोर्स भी कौन है? कोई ना कोई कंपाउंड है। किसी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से ये प्राप्त करेंगे एनर्जी भी और हाइड्रोजन भी। या तो हाइड्रोजन हो सकती है, केमिकल रिएक्शन के डिटेल में जाऊं, या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। एनर्जी या तो हाइड्रोजन के साथ आएगी या इलेक्ट्रॉन के साथ आएगी। अब जो कीमोऑटोट्रॉफ्स हैं इसमें क्या कैटेगरीज है? जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये सर्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, या और भी एग्जांपल इसी में मैंने जैसे बोला नाइट्रोबैक्टर। ये भी इसी कैटेगरी का है। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास ऑक्सीडेशन कर रहा है NH3 का, अमोनिया के ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन और एनर्जी दोनों प्राप्त करेगा। सनलाइट से कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया, मिट्टी के अंदर, और वहां पर ये इन कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन से अपना भोजन खुद तैयार कर रहे हैं। ये कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आयरन कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो कहलाते हैं आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया, यही पर्याप्त है याद करने के लिए। फिर उसके बाद सल्फर बैक्टीरिया, यहां थोड़ा समझना है क्योंकि सल्फर का नाम पहले भी आ रहा था। वो जो पहले नाम लिए थे सल्फर के, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे। उनकी सनलाइट सोर्स थी एनर्जी की। यहां जो थायोबैसिलस है, थायो शब्द का अर्थ भी होता है सल्फर। थायोबैसिलस के केस में इसने सल्फर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जरूर किया है, लेकिन सनलाइट से एनर्जी नहीं ली है। सनलाइट से एनर्जी नहीं ली है। ये जो बैक्टीरिया है ये कीमोऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में। इसको वापस कनेक्ट करेंगे हम लोग, ध्यान से देख लेंगे। इतना हिस्सा पहले पक्का करना, हेटेरो पर जाएंगे बाद में। फोटोऑटोट्रॉफ्स आर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यूटिलाइज सनलाइट एनर्जी एंड टेक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम कंपाउंड, लाइकवाइज H2O, H2S और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। दे आर फोटोऑटोट्रॉफ, जिनका पूरा डिटेल आपको बताया, एक्सप्लेन किया फोटोऑटोट्रॉफ का। फिर इसके बाद कीमोऑटोट्रॉफ, अभी एक्सप्लेन किया। कीमोऑटोट्रॉफ टेक एनर्जी एज वेल एज हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स कंपाउंड दे यूटिलाइज टू प्रिपेयर देयर फूड। भोजन खुद बना रहे हैं। हाँ, आप में से कई बार दिमाग में आ सकता है कि मैं जो केमिस्ट्री बीच में यूज कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन लेने का क्या अर्थ है। दुनिया में कोई भी केमिकल प्रोसेस चलाकर भोजन बनाना है, अगर भोजन के कुछ कंपाउंड बनाने हैं तो वो कंपाउंड रिड्यूस्ड होने चाहिए। अगर हम ग्लूकोज खाते हैं, हम तो खाते हैं, हम बनाते नहीं हैं, लेकिन क्या वो ग्लूकोज में हाइड्रोजन है? यस। क्या उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सकती है? यस। कोई भी कंपाउंड ब्रेक होने पर तब एनर्जी देगा जब वो पहले से रिड्यूस्ड है, तभी उसका ऑक्सीडेशन होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो अगर कोई बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी रिच कंपाउंड बना रहा है तो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाने के लिए करना पड़ेगा उसका रिडक्शन, तभी वो बाद में कभी ना कभी तोड़े जाने पर एनर्जी रिलीज करेगा।
फिर रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस कर करके एनर्जी रिच बनाने के लिए आपको चाहिएगा हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने लिखकर मेंशन किया है कि फूड प्रिपेयर करने के लिए जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनको जरूरत पड़ती है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स को, हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रॉन की। क्या प्लांट को भी हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? यस। कहां से लिए? वाटर से। क्या बैक्टीरिया को भी हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? फोटोसिंथेसिस करने वालों को भी जरूरत थी। कहां से लिया? H2S से या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसका मतलब हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन की सोर्स चाहिए। कीमो में क्या स्टोरी बदल गई? कीमो में स्टोरी बदल गई कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिड्यूसिंग पावर, कंपाउंड को रिड्यूस करके एनर्जी रिच बनाने की पावर जो दे रहा है वो भी कोई कंपाउंड दूसरा दे रहा है और एनर्जी भी वही कंपाउंड दे रहा है। ये स्टोरी बदली है और बहुत पिन पॉइंटेड है, ये बहुत शार्प है। बुक भी नहीं इसको इस प्रकार से मेंशन करती है। ये अंडरस्टैंड करना है, लर्निंग लानी है इसकी। बहुत शार्प अंतर है ये जो आगे तक काम आता है। और फिर एग्जाम्पल जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा मल्टीपल टाइम्स हमें रिवाइज करना पड़ेगा। सल्फर वाले में संभल के चलना है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है। लेकिन अगर खाली सल्फर बैक्टीरिया लिखे तो वो कीमोऑटोट्रॉफ है। एग्जाम्पल में जैसे थायोबैसिलस, एग्जाम्पल में यहाँ पर ये थायोबैसिलस का केस आया, डिफरेंस पहचानना है। फिर इसके बाद अगला केस आ गया हमारा हेट्रोट्रॉफ का। हमने पहले ही कहा था कि नेचर में जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो ज्यादा है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में टर्मिनोलॉजी जो आएगी उसमें और संभल के चलना है हमें। कई टर्म नई सीखने की आएंगे, उनको पहचानना है। हेट्रोट्रॉफ तो आसान है, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाता है वो हेट्रोट्रॉफ है। अब यही बैक्टीरिया ज्यादा कॉमन है नेचर में। इनमें पहली कैटेगरी आई सेप्रोट्रॉफ्स की या सेप्रोफाइट्स की। सेप्रोट्रॉफ लिखे या सेप्रोफाइट एक ही मीनिंग है। सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइट जो है ये वो बैक्टीरिया है जो नेचर में किसी गलने सड़ने वाले जो डेड मटेरियल है उससे भोजन प्राप्त करते हैं। दे कैरी आउट डिके, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये खुद डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने में इन्वॉल्व होते हैं, उसका डिकम्पोजिशन कराते हैं और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। ये सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। अब इन सेप्रोफाइट्स में पहले केस कैटेगरी ओब्लिगेट सेप्रोफाइट्स की। ओब्लिगेट मतलब परमानेंट। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट वो है जिनमें केवल यही एक अकेला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो केवल सेप्रोफाइट की तरह बिहेव करते हैं, डेड मटेरियल के डिके करने से, डिकम्पोजिशन से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं ये बैक्टीरिया। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट्स। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट में प्रोमिनेंट एग्जांपल जैसे बैसिलस वुल्गैरिस। ये जो सेप्रोफाइट होते हैं ये क्या करते हैं? अब बैक्टीरिया खाना खा तो सकता नहीं है, उसके पास मुंह नहीं है ना ऐसे खाने के लिए। वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करते रहते हैं। दे रिलीज एंजाइम आउटसाइड बॉडी। और जो सराउंडिंग में डेड मटेरियल है, कुछ पेड़ों की पत्तियां टूटकर गिर गई, कोई जानवर मर गया, ये उसके डेड मटेरियल के ऊपर एंजाइम रिलीज करते हैं और उसके डेड बॉडी को डिके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे कंपाउंड्स में तब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। सो दे डोंट ईट फूड, दे एब्जॉर्ब फूड। लेकिन एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उसका ब्रेक डाउन हो चुका होगा। और ब्रेक डाउन अपने आप हो जाएगा? नहीं। ये बैक्टीरिया, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो डिके कराएंगे वही सेप्रोफाइट्स हैं। वो रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से एंजाइम। तो डिके करने के लिए क्या किया इन्होंने? रिलीज एंजाइम्स। इस प्रोसेस को चलाने के लिए नेचर में डिके या डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को चलाने के लिए इन बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है और ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिससे ये डिके का प्रोसेस चलता है। और जब वो ऑर्गेनिक मैटर, डेड मटेरियल टूट जाता है तो उसको भोजन के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जिन बैक्टीरिया के पास यही अकेला साधन है वो है ओब्लिगेट। अब मैंने कहा टर्म संभाल के चलाना है। ये जो अगला टर्म आया ये थोड़ा संभाल के चलाना है। इधर क्या लिखा है? सेप्रोफाइट। और उसके सामने क्या लिखा है? फैकल्टेटिव पैरासाइट। यही संभाल के चलना है। फैकल्टेटिव शब्द का अर्थ है टेम्पररी। यह शब्द बहुत पकड़ के रखना है क्योंकि यह धोखा देने के लिए उपयोग किया जाता है।
टेम्पररी पैरासाइट कहने का मतलब है कि वो वास्तव में मुख्य रूप से पैरासाइट नहीं है। फैकल्टेटिव पैरासाइट मीनिंग लिखा मैंने, एक बार तो पूरा ही लिखा है। टेम्पररी पैरासाइट्स मतलब कुछ समय के लिए पैरासाइट, बट मेजोरिटी बिहेवियर कैसा, सैप्रोफाइट का। टेम्पररी पैरासाइट्स बट मोस्टली बिहेव एज सैप्रोफाइट। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट शब्द सैप्रोफाइट के सामने क्यों लिखा है? क्योंकि ये मोस्टली सैप्रोफाइट की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसका बिहेवियर मेन सैप्रोफाइट का है, इसका मेन बिहेवियर पैरासाइट का नहीं है। इसीलिए टेम्पररी पैरासाइट कहने का मतलब है दैट दे समटाइम बिहेव एज पैरासाइट बट मोस्टली बिहेव एज सैप्रोफाइट। कौन एग्जांपल? एक एग्जांपल दिया है स्यूडोमोनास का। मीनिंग पहचानना पहले जरूरी है एग्जांपल पर, उसके बाद जाना है, पहले पहचानना है कि फैकल्टेटिव पैरासाइट कहने का अर्थ क्या है। टेम्पररी पैरासाइट इट मींस पैरासाइट उसका मुख्य बिहेवियर नहीं है, उसका मुख्य बिहेवियर है सैप्रोफाइट का, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से भोजन प्राप्त करने का। एग्जांपल स्यूडोमोनास। ऑब्लिगेट यही अकेला रास्ता है, आवश्यक रूप से केवल ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है। ऑब्लिगेट जिसके साथ लगा दिया मतलब यही अकेला माध्यम है। फिर उसके बाद यहां पर जो अगला केस आ गया डिस्कशन में वो है पैरासाइट्स का। अब यहां पर भी वही कहानी चलेगी। अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का अर्थ क्या बनता है कि वो केवल पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट में ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री एक बैक्टीरिया का नाम जो केवल पैरासिटिक बिहेवियर दर्शाता है। ये वही बैक्टीरिया है जो जूलॉजी में अगर पढ़ेंगे तो लेप्रोसी, कोड़ नाम का जो रोग होता है, लेप्रोसी नाम का जो रोग होता है उसका कारण होता है, डिजीज के चैप्टर में आप पढ़ते हैं, आगे आएगा डिस्कशन में। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब यहां पर ये यही कहानी चलेगी, संभल के चलना है। सैप्रोफाइट के सामने क्या आया था? फैकल्टेटिव पैरासाइट। पैरासाइट के नीचे क्या आया? फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। मतलब ये टेम्पररी सैप्रोफाइट है लेकिन इसका मेन बिहेवियर क्या है? पैरासाइट का। फैकल्टेटिव पैरासाइट, टेम्पररी सैप्रोफाइट बट मोस्टली बिहेव एज पैरासाइट। इसलिए क्योंकि मेन बिहेवियर इसका पैरासाइट का है तो लिखा किसकी कैटेगरी में जाता है? पैरासाइट की कैटेगरी में लिखा जाता है नाम। और पैरासाइट की कैटेगरी में आ गया मेन एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुले भी लिखते हैं, ये वही बैक्टीरिया, नाम से ही पता चल रहा है, जो ट्यूबरकुलोसिस नाम का रोग करता है, ट्यूबरकुलोसिस नाम की डिजीज करता है। ये दोनों टर्म का अंतर पहचानना मेन। जब भी कहीं लिखेगा फैकल्टेटिव पैरासाइट तो क्या वो मुख्य रूप से पैरासाइट है? ना, फैकल्टेटिव पैरासाइट मतलब मुख्य रूप से पैरासाइट नहीं है, वो टेम्पररी पैरासाइट है, वो मुख्य रूप से सैप्रोफाइट है। अगर लिखेगा फैकल्टेटिव पैरासाइट तो जब फैकल्टेटिव पैरासाइट लिखा है तो वो मुख्य रूप से पैरासाइट नहीं है, और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट लिख दिया तो वो मुख्य रूप से सैप्रोफाइट नहीं है, वो मुख्य रूप से पैरासाइट है। दोनों के एग्जाम्पल दिए हम लोगों ने यहाँ पर। ये टर्मिनोलॉजी पहचानना क्वेश्चन में यही रास्ता है धोखा देने का, ध्यान से देख लेंगे इसको। मीनिंग लिखे हैं दोनों जगह मीनिंग लिखे हैं पूरा डिटेल से। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो आता है डिस्कशन में, तीसरी कैटेगरी थी यहां पर हमारी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। एक केस जो सभी लोग कॉमनली पहचानते हैं वो केस है राइजोबियम का। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं? लेग्यूम प्लांट्स के साथ। विद लेग्यूम प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये हेटेरोट्रोफ में क्यों पढ़ रहे हैं हम? इनका जो रिलेशन है वो किस प्रकार का है?
जब हम किसी को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं तो ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है दो अलग अलग स्पीशीज का जिसमें दोनों को बेनिफिट है। राइजोबियम को बेनिफिट है, इसको प्लांट से क्या प्राप्त हुआ? फूड। इसने प्लांट को क्या प्रोवाइड किया? इसने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की नाइट्रोजन फिक्सेशन की। Rhizobium bacteria have the ability to carry out process of nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड तैयार होंगे वो मिलेंगे पौधे को। पौधे को जरूरत है नाइट्रोजन की, इसलिए हमें खेत में इतना नाइट्रोजन का खाद डालना पड़ता है। और अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा तो इसलिए जो दाल वाली फसलें होती हैं उनको हमें कोई नाइट्रोजन वाले खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया उसकी खुद मदद कर रहे हैं, पर बदले में क्या ले रहे हैं? भोजन। तो इसका मतलब ये हेट्रोट्रॉफ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। लेग्यूम प्लांट के साथ एसोसिएट करके अपने लिए भोजन प्राप्त कर रहे हैं। सो दीज आर हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। फ्रैंकिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी रखते हैं, इनमें भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी है, लेकिन इनका जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है? नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ। नॉन लेग्यूम प्लांट्स के साथ एसोसिएशन है। दोनों को फायदा होता है। इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन का फायदा प्लांट को पहुंचा दिया, बदले में क्या ले लिया? भोजन। रिवर्स में प्राप्त कर लिया भोजन। ये कैटेगरी होगी इनकी पूरी न्यूट्रिशन की। ये पूरी स्टोरी हमारी यहां पर आ गई बैक्टीरिया के बारे में। फिर जब भोजन प्राप्त कर लिया तो भोजन के ब्रेकडाउन की जरूरत पड़ेगी। हम भी अगर भोजन खाते हैं तो अल्टीमेटली किसी ना किसी स्टेज पर उसके क्या उपयोग है? दो ही मेन उपयोग है। एक तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में, प्रोटोप्लाज्म सेल्स की बनाने में, बॉडी को ग्रो करने में उसका भोजन का उपयोग होगा। दूसरा है उस भोजन को तोड़ के, उसका ब्रेकडाउन करके, उस ब्रेकडाउन के माध्यम से बॉडी एनर्जी लेगी अपने फंक्शंस के लिए। और वो तोड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या है? रेस्पायरेशन। तो इसी से कनेक्टेड पॉइंट हमारा आता है बैक्टीरिया के रेस्पायरेशन का। बैक्टीरियल रेस्पायरेशन दो हिस्सों में मुख्य रूप से रेस्पायरेशन को बांट सकते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। नाम से ही क्लियर होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होगा वही क्या है? एरोबिक रेस्पायरेशन है। एरोबिक रेस्पायरेशन का जो केस है उसमें आप याद करो जरा, पहले बताया था बैक्टीरिया में ये एरोबिक रेस्पायरेशन का प्रोसेस चलाने के लिए क्या किसी यूकैरियोट की तरह माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? ना। कहां पर चल रहा था? मीजोजोम में। एरोबिक रेस्पायरेशन चलाने के लिए जो लोकेशन है वो क्या है? मीजोजोम है। मीजोजोम के अंदर ये प्रोसेस चलेगा। निश्चित सी बात है एरोबिक है तो ऑक्सीजन का उपयोग होगा। अब फिर अगेन एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा बहुत नहीं, बेसिक लेकिन एग्जांपल जरूर हमें हैंडल करने होंगे। ऑब्लिगेट एरोब, अब आसान हो जाना चाहिए, मैं कई बार शब्द उपयोग कर चुका हूं। जो केवल एरोबिक रेस्पायरेशन यूज करेगा वो ऑब्लिगेट एरोब है। जैसे एग्जांपल दिया बैसिलस सब्टिलस का, जो कि एक ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया है। अब यहां पर फैकल्टेटिव एनारोब, तो अब तक 2 बार 3 बार समझा चुका हूं, लिखा 2 बार है, समझाया कई बार है। एरोब के अंदर कैटेगरी एनारोब आ रही है लिखी हुई। मीनिंग फैकल्टेटिव एनारोब मतलब टेम्पररी एनारोब मीन्स मोस्टली बिहेव एज एरोब बट टेम्पररी एनारोबिक। फैकल्टेटिव शब्द का मीनिंग अभी क्या बताया था? टेम्पररी एनारोबिक। टेम्पररी एनारोबिक मतलब मोस्टली एरोबिक। जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, टिटेनिस जो रोग है बेटा वो करता है ये बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, जिससे हम कहते हैं कि अगर कोई लोहे का जंग लगा हुआ कोई मटेरियल लग जाए, कट जाए, कि उससे टेटनस हो जाएगा, तो वो किसके कारण है? वो इसी बैक्टीरिया के कारण, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी जिसको कहते हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होगा। प्रोसेस कहां चलेगा बैक्टीरिया की? साइटोप्लाज्म में। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रोसेस चलेगा। एनारोबिक रेस्पायरेशन नाम से क्लियर है, ऑक्सीजन का उपयोग इसमें नहीं होगा। ऑब्लिगेट एनारोब एकदम आसान, जो केवल एनारोबिक रेस्पायरेशन शो करते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में।
एक इधर आ रहा था, एक इधर आ रहा है, और यहां पर फिर समझना है। फैकल्टेटिव एरोब मतलब टेम्पररी एरोब मीन्स इट इज अ टेम्पररी एरोबिक बैक्टीरिया बट मोस्टली बिहेव एज एनारोबिक बैक्टीरिया। अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो ये एरोबिक बिहेवियर भी दिखा सकते हैं, बट कॉमन बिहेवियर क्या है इनका, एनारोबिक है। ये फैकल्टेटिव एरोब। अपने पुराना भी एग्जांपल आया था, पहले भी नाम आया ई कोलाई का, इसेरिशिया कोलाई, जो हमने फ्लैजिला पढ़ते हुए भी नाम डिस्कस किया था। तो ये इनके रेस्पिरेशन का डिवीजन आ गया पूरा। तो ये पूरा डिस्कशन इनके न्यूट्रिशन का और रेस्पिरेशन का।